वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी जीव विज्ञान की ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई है। और आज मैं केवल पोषण चैप्टर से बताऊंगा और कुल मिलाकर 50 प्रश्न का बताऊंगा, और 50 प्रश्न में से पोषण चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो इसी से रहेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। देखिए आंसर भी है यकृत है। अब दूसरा क्वेश्चन है, और याद रखिएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप उसको कहेंगे अग्नाशय। तो पहला मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। दूसरा क्वेश्चन है, मानव आहार में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक लंबाई जो होती है वह छोटी आंत की होती है। सबसे अधिक लंबाई, समझे कि ना, सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहे कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? याद रखिएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एक एंजाइम है जो वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। तो देखिए यहाँ लाइपेज आंसर दिया है, ठीक ना। अगला देखिए, अमाशय की दीवार में होने वाले घाव किसके श्राप से होते हैं? तो अमाशय की दीवार में जो घाव होता है उस घाव को पैप्टिक अल्सर कहते हैं, समझे कि ना। और अम्लीय श्राप के कारण से होता है, यानी HCl जो होता है उसमें, उसके कारण से वह घाव होता है पैप्टिक अल्सर। और अत्यधिक देर तक भूखे रहते हैं तब वह घाव होती है। पांचवा देखिए क्वेश्चन है आपका कि अमाशय की दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? इसको पक्षमल एपिथेलियम कोशिका कह सकते हैं या स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं भी कह सकते हैं, समझे ना। अर्थात अमाशय की दीवार का जो भीतरी स्तर बना रहता है वो पक्षमाभी एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर से जो होता है, समझे ना। अब देखिए, भोजन के स्वाद का ज्ञान किससे होता है? तो भोजन का स्वाद का जो ज्ञान होता है वो लार ग्रंथि से होता है। क्योंकि हमारे मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तो इसी में लार ग्रंथि के माध्यम से हम जो है स्वाद का पहचान करते हैं, और हमारे जीभ में स्वाद कलियां भी पाई जाती हैं उसके माध्यम से भी, समझे कि ना। अर्थात भोजन के स्वाद का ज्ञान हमें लार ग्रंथि से मिलती है, और लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है 7वां नंबर का, लगभग 8 से 10 मीटर होती है, समझे ना। क्या होती है? 8 से 10 मीटर। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद जो पाई जाती है वह अमीबा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है। और अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा ही, यानी समझिए कि वो भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, याद रखिएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा होता है। समझ में आ गई होगी, आप लोग बताएंगे मुझे, ये निश्चित ही आप लोग के एग्जाम में रहेगी ये सभी क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर का, यहाँ पे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो एनीमिया। याद रखिए, रक्त की कमी होने से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। देख सकते हैं आप इसको। अब देखिएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधियां होती है? कवक में जो पोषण की विधि होती है वह मृतजीवी पोषण कहलाती है। कौन सी पोषण कहलाती है? यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी पोषण कहलाती है। याद रखिएगा। देखिए अब 12 नंबर का, वृक्क का संबंध किससे है? तो वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से, अर्थात वो उत्सर्जन तंत्र अंग है, समझे कि नहीं। उत्सर्जन का काम करता है। पादप में फ्लोएम ऊतक संवाहक है किसका? यानी पादप में, यानी पौधे में जो होता है, यानी फ्लोएम ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम दो प्रकार के संवहन ऊतक पादप जगत में पाए जाते हैं। तो वो किसका संवहन करता है? तो याद रखिएगा, जाइलम जो जाइलम पादप में जो फ्लोएम ऊतक होता है वो अमीनो अम्ल अर्थात खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, समझे कि नहीं। एमिनो अम्ल का परिवहन करता है फ्लोएम, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन की कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रतिक्रिया होती है उसे भौतिक प्रक्रिया कही जाती है, समझे कि नहीं। वाष्पोत्सर्जन की कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से, याद रखिएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी चीनी बीमारी कहते हैं। यानी 15 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह या चीनी या डायबिटीज भी बोलते हैं वह रोग होती है।
इंसुलिन हार्मोन का जो निर्माण होता है वह लैंगरहैंस की द्वीपिका है जो कि अंगनाशय में पाई जाती है, समझे ना। और इंसुलिन हार्मोन की खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। देखिए आंसर भी है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है। यानी मनुष्य मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं जो संचित होती है यानी जमा होती है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा उद्दीपन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? उद्दीपन के द्वारा। देखिए आंसर में दिखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा कर लीजिएगा, समझे ना, तो निश्चित आप लोग के एग्जाम में काफ़ी लाभ मिलेगी इस समूह से। अब देखिए नेक्स्ट, मानव रक्त में 100 ml में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। यानी 100 मिलीलीटर रक्त में यूरिया जो है वो कितना पाया जाता है, तो 20 मिलीग्राम, 20 mg, समझे कि नहीं। मानव शरीर में यदि 100 ml रक्त है तो उसमें यूरिया की जो मात्रा होती है 20 मिलीग्राम होती है, याद रखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने वैश्म पाए जाते हैं। वैश्म का होता है मीन कोष्ठक। तो मानव शरीर में 4 वैश्म पाए जाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, समझे कि नहीं। और अलिंद निलय को जो बांटती है उसको विभाजिका कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर का कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद क्या है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद क्या है, तो याद रखिएगा एक उत्पाद ग्लूकोज भी है, समझे क्या है? ग्लूकोज। याद रखिएगा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा कहाँ से, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा जो होती है वह कहाँ से आती है, वह सूर्य के प्रकाश से, समझे कि नहीं। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए जो ऊर्जा होती है वो सूर्य के प्रकाश से आती है। अगला देखिए, पौधे में रसारोहण कैसे होता है। पौधे में जो रसारोहण, रस का जो रोहन होता है वो किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पौधे में रसारोहण कैसे होता है, तो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा, समझे कि नहीं। अगला देखिए 23 नंबर का उस क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटी, शरीर में ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है, तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केव है, याद रखिएगा कौन सी है, वेना केव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 24 नंबर का, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, कॉकरोच में होता है। यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है, समझे कि नहीं। कोई भी चीज परिवहन होता है वो उसमें खुला रहता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, कॉकरोच में। अगला देखिएगा, हरे पौधों में पोषण की विधि को क्या कहा जाता है। हरे पौधों में पोषण की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसको स्वपोषी कहा जाता है, समझे कि हरे पौधों में जो पोषण होता है उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। अब देखिए अगला, कवक में पोषण की विधि को क्या कहा जाता है। कवक में पोषण की विधि को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतजीवी। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन यानी जो है किससे निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे, तो वो ग्लूकोज से निकलता है। किससे निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है। अगला देखिएगा, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला देखिएगा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, ये तो जानते ही होंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर का, जाइलम द्वारा पौधों में ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। जाइलम में जो होता है ना नीचे से ऊपर की ओर, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा जाइलम में पौधों में जो कोई भी चीज़ का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो किधर से होता है, तो जाइलम में जो स्थानांतरण या होता है वह नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसीलिए जाइलम की जो गति कही गई है वह एक दिशीय गति कही गई है, समझे कि ना। अब देखिए अगला, सैविक का स्राव होता है। यानी सैविक का स्राव कहाँ से होता है, यानी हमारे हमारे कहाँ से होता है, तो सैविक का जो स्राव होता है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। कहाँ से होता है, छोटी आंत के द्वारा, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सैविक का जो स्राव होता है वो छोटी आंत के द्वारा। अब देखिए अगला, हरित लवक जो होता है किस कोशिका में पाए जाते हैं, खंभोतक कोशिका में पाई जाती है। हरित लवक जो पाई जाती है किस कोशिका में, खंभोतक कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, समझे कि नहीं। अब देखिए अग्नाशयिक रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम, एमाइलेज एवं माल्टेज। यदि आपसे पूछा जाएगा अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमाइलेज एवं माल्टेज, याद रखिएगा।
अगला देखिए 35 नंबर का, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में होता है। देखिएगा 36 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ग्लूकोज होता है। अगला देखिएगा, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तब हम काम करते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? तो वो श्वसन की क्रिया के द्वारा। समझे कि नहीं? श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। अगला देखिएगा, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। देखिए 38 नंबर का, समझे कि ना? 38 नंबर का क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। अब देखिए 39 नंबर का, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? यीस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? यानी कवक वर्ग का। किस वर्ग का? कवक वर्ग का एक जीव है। 40 नंबर के, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही जो जमता है ना, वो किस क्रिया के द्वारा जमती है? यानी किण्वन के द्वारा। समझे कि ना? कौन सी क्रिया के द्वारा? किण्वन के द्वारा। 41 नंबर का देखिए, श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा ताप के रूप में निकलती है? यानी कहता है कि श्वसन की क्रिया के दौरान जो ताप के रूप में ऊर्जा निकलती है वह 20, यानी 20 क्या कहते हैं जूल जो है ऊर्जा निकलती है। समझे कि ना? कितनी निकलती है? 20 जूल ऊर्जा निकलती है श्वसन की क्रिया के दौरान। अगला देखिए 42 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 42 नंबर, तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। समझे कि ना? अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है? यानी श्वसन। श्वसन के बिना जीव जीवित नहीं रह सकते। कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है? श्वसन। स्वपोषण होते हैं किसमें? तो हरे पौधे में होते हैं, ये तो जान ही रहे। स्वपोषण किसमें होते हैं? हरे पौधे में होते हैं। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? यानी पायरुवेट के विखंडन में जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो डिफिनेट है, क्लोरोफिल आवश्यक होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होगी जब ये सभी पदार्थ, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल होगा। अब देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कहता क्या, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी पादप जो है, पादप कोशिका में, पादप ऊतक में जो होता है वो जाइलम क्या करता है? तो जल का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? जल का संवहन, यानी जल का वहन के लिए। समझे कि नहीं? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो इंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोडर्म के द्वारा। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन, इसका मतलब संकुचन एवं शीतलन का जो दाब होता है वो कितना होता है? इसका मतलब 120/80। स्वच्छ मनुष्य का जो होता है संकुचन एवं शीतलन का जो होता है वो दाब, वो 120/80। अब देखिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 10th की प्रथम एक्सरसाइज का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। इसी में से पहले एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आज मैं पहला एक्सरसाइज कंप्लीट किया। इसी प्रकार मैं अब पर डे आप लोगों के बीच सभी चैप्टर का VBI क्वेश्चन, आप लोग को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैं एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा दूंगा और इसे निश्चित आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो बताएंगे मुझे कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉच।